आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी, जोर के दम पर नहीं होगी कोई न्यूक्लियर डील। कश्मीरी परिवार को भेजा जा रहा था पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा पहले जांच करो। यूपी के श्रावस्ती जिले में 57 मदरसे सील, छापेमारी कर 300 तलबा को भेजा घर। हिमांशु नरवाल ने दी अमन की अपील से तिलमिलाए हिंदुत्व कारकुनान। भारत ने पाक की मसरूआत के इंपोर्ट पर लगाया बैन, पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़ेगा गहरा असर। हिंदुस्तानी फौज का दिखा खौफ, पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में बैन, हमले का दावा करने वाले वजीर का अकाउंट भी बैन। साबिक रौशीफ बोले, पहलगाम हमला सिक्योरिटी एजेंसियों की नाकामी, भारत पाक के बीच जंग का कोई इम्कान नहीं। दिल्ली में बड़े लेवल पर चल रही सफाई मुहिम, सीएम रेखा गुप्ता ने अफसरों को दिया बड़ा टास्क। आप और बीजेपी के बीच छिड़ी सियासी बयानबाजी, रेखा गुप्ता ने कहा पिछली हुकूमत से विरासत में मिली आफतें। संभल सीओ अनुज चौधरी का हुआ तबादला, अनुज चौधरी अब चंदौसी के होंगे सीओ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम होने की मिली इत्तिला, मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पहुंची टीम। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी चौथे राउंड की न्यूक्लियर टॉक्स रद्द होने के बाद से दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर ताजा पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान के वजारत खारजा ने कहा कि ईरान किसी भी हाल में अमेरिका की तरफ से किसी भी किस्म का दबाव या धमकियां नहीं सहेगा। अमेरिका अगर जोर के दम पर न्यूक्लियर समझौता करना चाहता है तो फिर वो भूल जाए कि कोई भी डील होगी। ईरान ने वाजे कर दिया कि अमेरिका मनमानी करेगा तो ईरान बीच में ही बातचीत खत्म कर देगा और इसके बाद के नताइज अमेरिका को भुगतने होंगे। न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान और अमेरिका की आपस में ठनी हुई है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देख सकता। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते दबदबे को देखकर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका हैरान है कि आखिर इतनी धमकियों के बावजूद ईरान ने घुटने क्यों नहीं टेके। आखिर ऐसा क्या है ईरान के पास जो वो बेबाकी के साथ आंख से आंख मिलाकर इजराइल अमेरिका जैसी ताकतों से लोहा ले रहा है। अब ईरान ने एक बार फिर अमेरिका की जमकर क्लास ले ली है। चौथे राउंड की न्यूक्लियर टॉक्स रद्द होने के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान गर्मागर्मी बढ़ गई है। खबर है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर टॉक्स के बीच ईरान पर फिर सेक्शंस लगा दिए हैं, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को न्यूक्लियर टॉक से खत्म करने और भारी नताइज भुगतने की चेतावनी जारी की है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के वजारत खारजा ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत में धमकियों और दबाव को कभी कबूल नहीं करेगा। एक बयान में ईरान ने एक बार फिर डिप्लोमेसी के रास्ते पर ईरान के अज़्म और अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने की अपनी कोशिश की तस्दीक की। बयान में आगे कहा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान किसी भी हालत में धमकियों और दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो अनचार्टर और आलमी कानून के उसूलों के खिलाफ वर्जी है। बता दें कि ईरान की ये चेतावनी अमेरिका के जरिए ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का कारोबार करने के लिए ईरान के 7 इदारों पर बैन लगाने के बाद आई है। ईरानी वजारत खारजा ने ईरान पर लगे सेक्शंस की कड़ी मजम्मत की, जिससे ये उजागर हो गया कि ईरानी लोगों का डिप्लोमेसी के रास्ते में अमेरिका की संजीदगी पर गहरा शक होना सही है। ईरान ने आगे कहा कि इस तरह का गलत रवैया जारी रहने से ईरान के मौकिफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका को ये वाजे कर दिया कि अमेरिका को अगर लगता है कि ईरान पर मुसलसल पाबंदियां लगाने से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से समझौता कर लेगा और घुटने टेक देगा तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ईरान अमेरिका के जरिए किसी भी तरह के दबाव को नहीं झेलेगा। जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर टॉक्स रद्द भी कर दी जाएंगी। इसके बाद जो भी नतीजा सामने आएगा उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। अमेरिका को जो करना होगा कर ले। ईरान ना झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। फिलिस्तीनी तालिबे इल्म मोहसिन मेहदवी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ट्रंप और उनकी कैबिनेट को वाज़ेह तौर से बता रहा हूं कि मैं आपसे नहीं डरता। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी ने अपनी रिहाई के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बयान जारी किया। मीडिया से बात करते हुए फिलिस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी ने कहा कि मुझे बोलने की वजह गिरफ्तार किया गया, मैंने जंग को मुस्तरद किया। काबिल जिक्र है कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी को एक अमेरिका अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। वफाकी जज ने अपने फैसले में कहा कि मोहसिन मेहदी को अपने मुल्क बदरी को चैलेंज करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
आपको याद होगा कि मोहसिन महदी को फलस्तीनी के हक होने वाले में मुजाहिरों में हिस्सा लेने के लिए मुल्क बदरी का हुक्म जारी करने के बाद ट्रंप इंतजामिया के जरिए हिरासत में लिया गया था। पहलगाम हमले के बाद इंतजामिया एक्शन मोड में है। हुकूमत के हुक्म के बाद भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक कश्मीरी खानदान के 6 मेंबर्स का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और इंतजामिया को हुक्म दिया है कि एक कश्मीरी खानदान के 6 मेंबर्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट का कहना है कि जब तक उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें पाकिस्तान ना भेजा जाए और ना ही कोई सख्त कार्रवाई की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खानदान कश्मीर का रहने वाला है और उनका बेटा बेंगलुरु में काम करता है। बता दें, पहलगाम अटैक जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से पाकिस्तानियों को वापस उनके मुल्क भेजने की मुहिम जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस मामले में इंसानियत का पहलू भी जुड़ा है। कोर्ट ने परिवार को ये भी छूट दी कि अगर दस्तावेजों की जांच से वो असंतुष्ट हों तो वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये मामला अहमद तारिक भट्ट और उनके 5 परिवार के लोगों की याचिका पर सुना गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सही भारतीय दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लेकर वाघा बॉर्डर से ले जाया गया ताकि पाकिस्तान भेजा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले जांच होगी, इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दिलाया कि किसी के भी साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। श्रावस्ती और महाराजगंज जिले में गैर कानूनी और बिना पहचान वाले मदरसों के खिलाफ इंतजामिया का सख्त एक्शन जारी है। बता दें कि श्रीवस्ती जिले में अब तक कुल 57 गैर कानूनी मदरसों को सील किया जा चुका है। ताज़ा कार्रवाई में इकोना और जमुना इलाकों में चल रहे 13 मदरसों पर कार्रवाई हुई है, जहां इंतजामिया ने मदरसों पर ताला डाल दिया है। इंतजामिया के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मदरसे हुकूमत की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बने थे। इस कार्रवाई को एसडीएम, नायब तहसीलदार और तालीमी अफसरों की टीम अंजाम दे रही है। इंतजामिया की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात नाम का एक मदरसा भी सील हुआ है, जो साल 2019 से चलाया जा रहा था, जहां करीब 300 तलबा रहकर पढ़ाई कर रही थी। नोटिस मिलने के बाद मदरसा मैनेजमेंट ने सभी तलबा को उनके घर भेज दिया और छापेमारी के बाद मदरसा खाली कर दिया। मदरसा के इंतजामिया सैयद सिराजुद्दीन हाशमी को, जो गुजरात के निवासी हैं, उन्होंने अफसरों को 10 मई तक मदरसे में ताला लगाने की लिखित जानकारी भी दी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में मौजूद मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया एक बार फिर से तनाज़ात में घिर गई है। इस बार ये किसी तालीमी बहस या सियासी बयान की वजह से तनाज़े में नहीं, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम देने आए स्टूडेंट से गैर कानूनी वसूली की वजह से तनाज़े में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस पूरे मामले की पोल खोल दी है, जिसमें कुछ लोग तलबा से बैग और मोबाइल रखने के नाम पर जबरन पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। ये वाकया जामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घटी है। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में इन दिनों कई कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में 2 मई को एमए का एग्जाम था। मुल्क भर से बच्चे एग्जाम देने पहुंचे थे। एग्जाम दोपहर 2:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ लोग मौजूद थे जो तलबा से बैग और मोबाइल रखने के नाम पर गैर कानूनी उगाही कर रहे थे। इसी दौरान कुछ तलबा ने इसका मुखालिफत किया और जामिया इंतजामिया पर कई संगीन इल्जाम भी लगाए। वहीं इस मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रोफेसर साइमा सईदा ने कहा है कि हम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एग्जाम हॉल में किसी को बैग ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बच्चे बैग और मोबाइल कहाँ रखते हैं और किसके पास रखते हैं, ये जामिया इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम नकल फ्री एग्जाम कराना है। हम सिर्फ एडमिट कार्ड और पैन के साथ एग्जाम हॉल में जाने की परमिशन देते हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जामिया इंतजामिया ने फौरन एक हुक्म जारी किया है ताकि फ्यूचर में ऐसी वाकया दोबारा ना। बिहार में अपने पहले इंतखाबी दौरे पर ओवैसी भले ही सीमांचल से शुरुआत कर रहे हों, लेकिन उनकी अगली दस्तक मिथिलांचल और सारण के इलाके में होनी है। ओवैसी 4 मई को मोतिहारी के ढाका और गोपालगंज में भी मीटिंग करेंगे। जाहिर है ओवैसी का मकसद आगामी विधानसभा इंतखाबात में नए इलाकों के अंदर दस्तक देने की है। बिहार विधानसभा इंतखाबात में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम सियासती दल और उनके लीडर अपने इंतखाबी प्लान को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर हैं। ओवैसी का दौरा सीमांचल से शुरू हो रहा है और मिथिलांचल होते हुए गोपालगंज में भी वो मीटिंग करेंगे। ओवैसी अपने 2 दिनों के दौरे पर किशनगंज पहुंचे। ओवैसी ने बहादुरगंज में चुनावी अवामी इजलास का खिताब किया।
4 मई को ओवैसी मोतिहारी के ढाका में दूसरी मीटिंग करेंगे और उसी दिन उनका गोपालगंज में भी प्रोग्राम होगा। बिहार इंतखाब को देखते हुए ओवैसी का ये दौरा उनका इंतखाब शंखनाद माना जा रहा है। खुद ओवैसी ये कह चुके हैं कि बिहार को लेकर अभी वो केवल शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ओवैसी की मौजूदगी सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं अमन और सिर्फ अमन चाहती हूं। इंसाफ की जरूरत जरूर है। मैं नहीं चाहती कि लोग कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ हों। जिसके बाद हिमांशी नरवाल को एक सख्तगिर हिंदुत्व ग्रुप के जरिए ट्रोल किया गया और बदसलूकी भी की गई। मरहूम एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास की बेवा ललिता रामदास ने हिमांशी को लिखे एक नोट में कहा, आप एक मिसाली सिपाही की बीवी हैं। आप आइन और हमारे सेक्युलर अक़दार के लिए सच्ची हैं। ललिता रामदास ने लिखा, मुझे आप पर बहुत फक्र है क्योंकि मैं बार बार प्रेस को दिए गए आपके अल्फाज की क्लिप देखती हूँ। 22 तारीख को पहलगाम में इतने सारे बेकसूर लोगों के कत्ल के बाद मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए नफरत और निशाना बनाए जाने के खिलाफ बोलने में आपकी गैर मामूली ताकत, हिम्मत और यकीन वाकई में काबिले जिक्र है और हमारे इस दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। हिमांशी नरवाल मरहूम नौसेना अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बीवी हैं। विनय नरवाल को 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था। हिमांशी और विनय शादी के फौरन बाद हनीमून के लिए कश्मीर चले गए थे। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर सयाह थे। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद विनय के लाश के पास बैठी हिमांशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस वक्त हिमांशी के लिए लोगों की हमदर्दी बढ़ गई थी। उन्होंने उनके बयान की गलत तशरीह की और उन पर काबिले एतराज तबसीरे किए। कई ऑनलाइन सार्फिन ने उनके अमन के पैगाम की सख्त तनकीद की और इसे कमजोरी माना। कुछ लोगों ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और कहा कि दहशतगर्दों की हिमायत कर रही हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। ये फैसला फौरी असर से लागू हो गया। इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान में बनने वाली या वहां से इंपोर्ट की जाने वाली सभी मसनूआत के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर फौरी असर से मुकम्मल बैन लगा दिया है। ये बैन उन मसनूआत पर भी लागू होगा जो खुले तौर पर इंपोर्ट के लायक हैं। साथ ही तीसरे देशों के जरिए से होने वाले ट्रांजिट पर भी रोक लगाई गई है। पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगने से पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। पहले से ही दोनों देशों के बीच लिमिटेड तिजारती रिश्ते पूरी तरह ठप हो चुके हैं। पाकिस्तान से भारत को होने वाले इंपोर्ट्स में खास तौर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कुछ मसाले शामिल थे, जो अब पूरी तरह बंद हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स का मानना है कि इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर मसालों की कमी और बढ़ती महंगाई के रूप में। भारत ने पहले ही 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के साथ तिजारती रिश्तों को लिमिट कर दिया था और अब ये बैन इस दिशा में एक और कड़ा कदम है। बता दें कि भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का साथ नहीं बंद कर देता, तब तक वह अपना कड़ा रुख जारी रखेगा। इस बीच भारतीय फौज को आतंकवाद विरोधी मुहिमों के लिए खुली छूट दी गई है और सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अफसरों ने आज ये ऐलान किया है। जराए ने बताया कि भारत की तरफ हमले की डर की वजह से पीओके में मौजूद मदरसों को बंद कर दिया गया है। भारत ये दावा करता रहा है कि इन अदारों का इस्तेमाल दहशतगर्दी के छिपने के ठिकाने के रूप में किया जा रहा है। मकामी लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के साथ मुकम्मल पैमाने पर जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन एलओसी के साथ पीओके इलाके में हमले जरूर करेगा। 29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज के कमांडो की टीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में दहशती ठिकानों में छिपे बैठे दहशतगर्दों को खत्म किया। ये कार्रवाई 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में एक भारतीय फौज की चौकी पर हमला करने के 10 दिन बाद हुई। हमले में 19 फौजियों की मौत हो गई थी। हुकूमत ने 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए हैं। उन्हें कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और तलबा के लिए
छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब चरम पर है और इसी बीच पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल पर अब एक मैसेज दिख रहा है। ये कंटेंट कौमी सलामती या पब्लिक के सेफ्टी के मुताबिक इस मुल्क के लिए मौजूद नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें। वहीं पाकिस्तान के वजीर अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही तरार का प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज भी गायब हो गई है। तरार ने बुधवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पाकिस्तान के पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि भारत 22 अप्रैल को हुए पहलगाम दहशती हमले को मुद्दा बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उन्होंने गीदड़ भपकी भी दी थी कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान इसका करारा जवाब देगा और इलाके के हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी भारत पर होगी। बता दें कि भारत हुकूमत ने इससे पहले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया था, जिस पर भारत के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट फैलाने का इल्जाम था। वजारत दाखिला की सिफारिश पर उठाए गए इस कदम के बाद वजारत खारजा ने यह भी इशारा दिया है कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर स्पेशल नजर रखी जा रही है, जिसमें पहलगाम हमले के दहशतगर्दों को मिलिटेंट कहा गया था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ अमरजीत सिंह दौलत ने कहा कि पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों की नाकामी की वजह से हुआ है। हम सभी तरफ से सुन रहे हैं कि जंग होने वाली है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बाकायदा जंग का कोई भी इम्कान नहीं है। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले में 26 सयाहों की मौत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा था, पहलगाम में सयाहों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों और उनकी हिमायतों को जमीन के आखिरी किनारे तक तलाश करेंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले का जवाब देने का तरीका, हदफ और वक्त का तयन करने में भारतीय मुसल्लह अफवाज को पूरी तरह आजाद है। दूसरी ओर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर, नायब वजीर आजम इसाक डार और पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान अहमद शरीफ चौधरी समेत कई फौजी और सरकारी अफसरान ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर पहलगाम हमले के मद्देनजर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करता है तो इसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी राय में बातचीत कभी खत्म नहीं होती, कोई न कोई कहीं न कहीं कभी न कभी बातचीत करता रहता है। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो सऊदी अरब, ईरान या अरब अमीरात में से कोई भी आपकी तरफ से बात जरूर करेगा। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलब्बिस ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में साबिक रॉ चीफ ने कहा, जब यह अफसोसजनक वाकया हुआ तो लश्कर तैयबा की तंजीम रेजिस्टेंट फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन फिर वे पीछे हट गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 20 रोजा सफाई मुहिम की शुरुआत की है, जिसका मकसद दिल्ली को कचरा फ्री बनाना है। अफसरान को जाती तौर पर सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है और लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जुम्मे को 20 दिन तक चलने वाले बड़े स्वच्छता मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज से दिल्ली में जबरदस्त बदलाव होगा। इस मुहिम के तहत अफसर हर गली, पार्क, फुटपाथ और पब्लिक प्लेस की सफाई के लिए जाती तौर पर जिम्मेदार होंगे। दिल्ली में आज हुई बारिश के बाद हुए जल भराव पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार और इंतजामिया सुबह 5 बजे से ही लगातार अलर्ट पर है। इस प्रोग्राम में आते समय मैंने 3 पॉइंट देखे जहां पर जल भराव और ट्रैफिक जाम था। ये ट्रिपल इंजन की हुकूमत है, जहां आज मरकज, दिल्ली और हमारे मकामी निकाय एक टीम के रूप में एक साथ खड़े हैं और दिल्ली की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े जोश के साथ काम कर रहे हैं। बता दें कि इस मुहिम को जमीनी सतह पर लागू करने के लिए जोनल डीसी, डीएम, डीसीपी और दीगर अफसरों की जाती जिम्मेदारियां तय की गई हैं। हर इलाके में सड़कें, फुटपाथ, पार्क और पब्लिक प्लेस पूरी तरह धूल, मलबा और कचरे से फ्री किए जाएंगे। अगर लापरवाही पाई गई तो मुतालिक अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। संभल के सीओ के ओहदे पर तैनात अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। अब वो संभल के सीओ नहीं रहे, उनकी जगह पर नए अफसर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुज चौधरी अब चंदौसी के सीओ होंगे। जानकारी के मुताबिक पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट अनुज चौधरी अब चंदौसी के एरिया अफसर होंगे। वे कोर्ट सिक्योरिटी सेल के तहत चंदौसी कोर्ट और एनएफआईएस के कामों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। अनुज चौधरी ने होली के दौरान यह कहकर सुर्खियां बटोरी कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि होली के रंगों से उनका मजहब इजाजत नहीं देता, उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
अनुज चौधरी का तबादला ऐसे वक्त किया गया है जब उन्हें ही दी गई क्लीन चिट वापस ले ली गई है और उनके खिलाफ जांच फिर से शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस आलोक कुमार को अनुज चौधरी की जगह पर संभल की सीओ की जिम्मेदारी दी गई है। एरिया ऑफिसर होने के साथ साथ वे लाइन ट्रेनिंग, साइबर क्राइम जैसे ब्रांचों के कामों की देखरेख करेंगे। इसके अलावा पुलिस डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस संतोष कुमार सिंह, जो अब तक सर्किल ऑफिसर ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब सर्किल ऑफिस, यूपी 112 मीडिया सेल, जन सुनवाई और एलआईओ के कामों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुलिस सुप्रीडेंट के बिश्नोई ने बताया कि जिले में मुकर्रर किए गए अफसरान के कामों में जुज़वी तरमीम की गई है। मुताल्लिका अफसरान काम को यकीनी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत को सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की भी हुई और उनकी पगड़ी भी सिर से उतर गई। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत पर सिर पर डंडे से वार करने का भी इल्जाम है। इस हंगामे के बीच पुलिस ने टिकैत को बाहिफाजत बचा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत की मुखालफत ऐसे वक्त में हुई जब राकेश टिकैत ने पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान की काफी मुखालफत हुई और हिंदू तंजीमें इस बयान से काफी नाराज थी। जन आक्रोश रैली के दौरान राकेश टिकैत की मुखालफत की गई। ये प्रोग्राम मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली इलाके में टाउन हॉल में मुनक्किद किया गया। यहाँ एक जबरदस्त पाकिस्तान मुखालिफ रैली मुनक्किद की गई और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं की भारी भीड़ जमा हुई। प्रोग्राम में जिले के शहरियों के साथ साथ हिंदू तंजीमों के लोगों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस जन आक्रोश रैली के दौरान बीकेयू नेता राकेश टिकैत को सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा और किसान लीडर टिकैत के साथ हाथापाई तक हुई। इसके साथ ही जन आक्रोश रैली के दौरान हुई मारपीट के बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। राकेश टिकैत ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक में बयान दिया था, जिसकी मुखालफत की गई। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि इस वाक्य से किसे फायदा हो रहा है, चोर आपके बीच ही है, पाकिस्तान में भी नहीं। हिंदू मुस्लिम मुद्दा कौन उठा रहा है, इसका जवाब सिर्फ उनके पास है। टिकैत ने अपने इस बयान में हमले के पीछे अंदरूनी साजिश का इशारा दिया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बैग में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। इत्तला मिलने पर बम स्क्वाड और दीगर हिफाजती टीमें रेलवे स्टेशन पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में बम की कॉल मिली। मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी रेलवे ने बताया कि सुबह 8 बजे एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गेट नंबर 8 अजमेरी गेट के पास एक लावारिस नीले रंग का सूटकेस पड़ा है और उसमें बम हो सकता है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। बैग की जांच की गई, इसमें कपड़े थे। कुछ भी मशकूका नहीं मिला। बता दें, इससे पहले राजधानी दिल्ली में स्कूल, सरकारी दफ्तरों, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर बम होने की झूठी धमकी के मामले सामने आ चुके हैं। 21 अप्रैल को 3 सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 21 अप्रैल को 3 सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।